हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत जो आइडिया है इसके बारे में पता लग सके। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि वीडियो सर इस पे बनाइए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा सा हमको आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में लग जाएगी, कैसे प्रिपरेशन करेंगे हम इसकी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि हमारे स्मार्ट कोर्सेज जो हैं बहुत जल्द अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। दूसरी चीज़, इस बार सिर्फ 20 ही बच्चों के लिए ऑफलाइन जो कोर्सेज़ हैं ये अवेलेबल हो पाएंगे, इसलिए सिर्फ 20 ही हमारे पास सीट्स हैं। बाकी के बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मैं जो बाकी के हमारे सब्जेक्ट्स हैं हम उसको कवर करेंगे यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको एग्ज़ाम वेदा वेबसाइट पे आप सीधा आ जाइए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाली सेक्शन मैंने खोली हुई है और यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, सिलेबस ज़रूर चेक करिए। और सिलेबस में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है, आपको पता है कि बीइंग अ इंजीनियर अभी आप एज अ डिप्लोमा होल्डर सुपरवाइज़र का काम करोगे, सुपरविजन करोगे साइट्स के ऊपर जाके। यानी आपको साइट पे हर काम को सुपरवाइज करना है जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो एक सिविल इंजीनियर के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, आपको वो पूरा वो पूरी जो टेक्निकल टर्म्स है वो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ने को मिलेगी। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड आपका सबसे पहले फाउंडेशन पार्ट आता है। फाउंडेशन जिसके ऊपर पूरे स्ट्रक्चर ने आके खड़ा होना है। फाउंडेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती है? शैलो फाउंडेशन है, डीप फाउंडेशन है। ठीक है, उसके बाद शैलो फाउंडेशन की आगे सब टाइप्स हैं, उन सब टाइप्स को भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक, तो शैलो फाउंडेशन में आपकी विड्थ जो है वो ज़्यादा रखी जाती है एज़ कम्पेयर टू डेप्थ। ठीक है, जहाँ पे आपका हार्ड स्टार्टा बहुत जल्दी मिल जाता है। हार्ड स्टार्टा क्योंकि हमको मिट्टी के अंदर हार्ड स्टार्टा चाहिए, यानी सख्त पार्ट चाहिए जिसके ऊपर हमारी पूरी बिल्डिंग का लोड हम डाल सकें। तो कई जगह पे तो मिट्टी में हार्ड स्टार्टा होता ही नहीं है, मतलब बहुत नीचे होता है। वहाँ पे अगर तो मिल जाए तो डीप फाउंडेशन बन जाती है, अगर नहीं मिलता है तो फिर और तरीक़ों का अपना हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैट फाउंडेशन या और भी तरीके होते हैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के। लेकिन फाउंडेशन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो हैं आप पहले चैप्टर के अंदर जाकर पढ़ोगे। उसके बाद क्या क्या है इसके अंदर, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती हैं, जैसे आप क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें आप देख सकते हो। फाउंडेशन के ऊपर पार्ट आता है आपकी डैम प्रूफ कोर्सेज डाले जाते हैं। डैम प्रूफ कोर्स मतलब नीचे से मिट्टी से पानी जो है वो ऊपर की तरफ ना आए, उसको रोकने के लिए हम ऊपर एक लेयर डालते हैं फाउंडेशन के ऊपर, और वो लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है, पानी को पास नहीं होने देती, दीवार के अंदर नहीं आने देती, और सिलन जो है उसके अंदर नहीं आती। तो डैम्पनेस बेसिकली सिलन को कहते हैं, और डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड किया जाता है उस सिलन को, दीवार को सिलन से बचाने के लिए। तो डैम प्रूफ कोर्स नेक्स्ट। और ये भी चैप्टर आपका है डैम प्रूफनेस होती क्या है, उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। देखिए, खाली पानी से नहीं आती, कैपिलरी एक्शन से नीचे से तो आती ही आती है फाउंडेशन से, बाकी जगह से भी आती है। बारिश होती है, रेनफॉल होता है, अगर आपकी ने मोटार अच्छा इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो भी पानी जो है वो अंदर की तरफ दीवार के अंदर आ जाता है। दीवार जो है वो पानी को चूस लेती है, और पानी जो है दीवार जो है उसके ऊपर आपको पानी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एक डैम्पनेस का सोर्स है। अगर वॉशरूम की दीवार आप ज़्यादा देखते हो, वॉशरूम और किचन की दीवार जो है वो ज़्यादातर उसमें सीलन होती है, क्योंकि उसमें से पाइप्स जो होती हैं वो जारी होती हैं, और अगर पाइप्स में हल्का फुल्का अगर फॉल्ट आ जाता है तो उसमें से पानी जो है वो लीक होने लगता है और दीवारों के अंदर ये नज़र आने लग पड़ता है।
ठीक है, तो ये पार्ट आ गया आपका। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर हो गया जो ग्राउंड से नीचे का पार्ट होता है। सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं जो ऊपर का पार्ट है, जो आपको दीवारें, ये जो दीवार होती है या ये जो आपके स्लैब है, ये सारा सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अब उसके ऊपर देखो, फाउंडेशन के ऊपर क्या आएगी, दीवार आएगी। अब दीवार किसकी बनी होगी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैसनरीज होती हैं। अब ब्रिक मैसनरी हो सकती है, स्टोन मैसनरी हो सकती है। तो दो चैप्टर आपके उसी पे हैं, एक ब्रिक मैसनरी है, एक स्टोन मैसनरी है, दोनों अलग अलग चैप्टर है। ब्रिक मैसनरी जब चनाई ईंटों से की जाती है तो उसको ब्रिक मैसनरी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम ब्रिक मैसनरी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिक के स्टैंडर्ड साइज पूछे जाएगा आपको, वो वट कि इसका जो हमारी एक ईंट होती है उसका साइज़ क्या होता है। ठीक है, 19x9x9 कि आपको ईंट जो है स्टैंडर्ड साइज 19x9x9 का है। ठीक, ये विदाउट मोटार है। अगर मोटार, मोटार मतलब वो जो मसाला होता है सीमट, और अगर आप रेत को मिक्स करते हो तो जो मसाला बनता है उसको मटार, मोटार कहते हैं। और वो जो मटार है, अगर आप मोटार भी लगाते हो तो विद मोटार जो है ये 20x20x10 की हमारी ये बन जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक विद मोटार 20x20x10। उसके बाद इसके अंदर और क्या पूछा जाएगा, और ब्रिक मैसनरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड्स। बॉन्ड बनते हैं। आपको पता है दीवार जो होती है उसका साइज़ एक जैसा नहीं होता। कई जगह पे हम सिंगल ईंट से दीवार बनाते हैं जो 10 सेंटीमीटर थिक वॉल होती है, खाली एक ही ईंट लगी होती है। ज़्यादातर फेंसिंग के लिए, बाउंड्रीज बनाने के काम आती है वो। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर की दीवार होती है। उसके बाद आपकी 20 सेंटीमीटर की दीवार भी हो सकती है जो 2 ईंटों के विड्थ के बराबर होती है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर वॉल होती है। 30 सेंटीमीटर, 1.5 इंच, जिसको आप हमारी 1.5 इंच की दीवार जो इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हमारी 40 सेंटीमीटर की दीवार भी होती है। तो अलग अलग विड्थ होती है दीवार की। अब इसको बनाने के लिए अलग अलग तरह का के बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंग्लिश बॉन्ड जो होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश बॉन्ड होते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश बॉन्ड का यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर सवाल वो पूछेगा। और उसके बाद फ्लेमिश बॉन्ड भी होते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड के ऊपर भी ज़्यादा सवाल पूछ सकता है, तो बॉन्ड्स को ज़रूर कवर कर देना। बॉन्ड्स में से काफ़ी सवाल जो हैं वो निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसमें, तो ये जो है, ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक मैसनरी वाला। ब्रिक मैसनरी को ज़रूर कवर कीजिएगा। उसके बाद आती है हमारी स्टोन मैसनरी। स्टोन मैसनरी नेक्स्ट चैप्टर है। स्टोन मतलब जब पत्थर से बनाई जाती है दीवार, यानी चिनाई पत्थर से की जाती है। तो पत्थर से जब की, कई एरियाज़ में ईंटें इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती, पत्थर जल्दी ईजिली अवेलेबल होते हैं, तो वो पत्थर की वेल ड्रेस करके पत्थर को तो दीवार बनाते हैं। तो उसमें भी रब्बल मैसनरी होती है, एशलर मैसनरी होती है। इसके ऊपर भी ज़रूर पढ़िएगा, उसके ऊपर भी पार्ट है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए दीवार बन गई। दीवार के बाद दीवार बन गई, अब इसमें आपकी खिड़कियां और दरवाजे लगेंगे। तो डोर, विंडोज़, इसके ऊपर भी एक चैप्टर है। डोर को ज़रूर पढ़िए कि डोर का साइज़ कितना रखना है। ठीक है, डोर का साइज़ कितना होता है, विंडो का साइज़ कितना होता है, सिल हाइट कितनी होती है, जो जो इसकी वो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे आपने पढ़ने हैं। डोर के किस पार्ट को क्या कहा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वुडन ब्लॉक हिंज ऑन द पोस्ट आउटसाइड अ डोर इज़ नाउन एज, आंसर है इसका क्लीट। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए किस पार्ट को क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आपका आर्चीज एंड लिंटल है। आर्च बनाई जाती है, ठीक है, लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए साइड पे। लिंटल कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ये आपके खिड़कियों के ऊपर थोड़ा सा कंक्रीट का पार्ट आरसीसी डाला जाता है, मतलब सरिया और जो हमारा कंक्रीट है उसको मिक्स करके उसको डाला जाता है, ताकि जो लोड है दीवार का वो खिड़की पे ना जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, अब ये तो थोड़ा बहुत मैंने आपको ब्रीफिंग कर दी इसकी सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं इसको तैयारी करनी कैसे है। मल्टीपल चॉइस, अपनी बुक के अंदर जाइए, टेक्स्ट बुक के बैक साइड पे मल्टीपल चॉइस अगर है या फिलअप्स हैं, उस पूरे पार्ट को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है,
उसके बाद आपने वेबसाइट्स पे ही आके तैयारी करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर जो है वेबसाइट से वो तैयार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट अभी तक की, जितने भी मैंने पेपर को एनालाइज किया है, सबसे ज़्यादा इस वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है एग्ज़ाम वेदा का। एग्ज़ाम वेदा से क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, इसलिए एग्ज़ाम वेदा से आपने ज़रूर तैयारी करनी है। बाकी वेबसाइट्स मैंने पहले भी आपको बताई है, दूसरी है इंडिया बिक्स और तीसरी है सैन फाउंड्री। इन वेबसाइट से ज़रूर तैयारी कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके बारे में हमने बात कर ली है। इसका आंसर था क्लीट। इस तरह का क्वेश्चन है, विंडो के ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। आसान क्वेश्चन पकड़िए, ज़्यादा मुश्किल पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वीप होल्स आर प्रोवाइडेड इन द रिटेनिंग वॉल एंड द ब्रेस्ट वॉल्स। वीप होल्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? आप देखते हो जो हमारी रिटेनिंग वॉल, जब आप पहाड़ी इलाके में जाते हो तो आप साइड में देखना एक दीवार होती है जो हिल के बिल्कुल साथ होती है, ठीक है? वो क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, वो छोटे छोटे, ये बोल रहा है उनके अंदर जो सुराख होते हैं ना छोटे छोटे, आप देखते हो उसमें से पानी बाहर निकल रहा होता है और वो सीधा ड्रेन्स में जा रहा होता है। तो कह रहा है टू ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम द फिलिंग्स, टू वेंटिलेट द स्टोन मैसनरी, टू ऐड द आर्किटेक्चरल ब्यूटी, टू इंक्रीज द कंपैक्शन ऑफ द अर्थ रिटेन्ड। तो इसका तो ड्रेन ऑफ द वाटर, पानी को ड्रेन आउट करने के काम ये आता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। पानी जो है, मिट्टी के अंदर जो पानी आता है ना बारिश की वजह से, उसको निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए छोटे छोटे होल्स होते हैं, आप देखोगे उन वॉल्स के अंदर, उसको वीप होल्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमको मिलेंगे, ठीक है? डिफ़िकल्ट वाले आपको नहीं करने की ज़रूरत है, आसान आसान पकड़िए, जो बिल्कुल आसान आसान है, जो आपके टॉपिक के रिलेटेड हैं, उनको यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक? ऑगर बोरिंग के ऊपर है, बोरिंग की जाती है जो मिट्टी के अंदर, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर लॉक्ड सॉइल में बी इम्प्रूव्ड बाय, ये भी सवाल मैंने कहीं देखा हुआ है पहले भी। तो इस तरह का भी सवाल किया जाता है। बेयरिंग कैपेसिटी मिट्टी की में बेयरिंग कैपेसिटी होती है जो ये कंप्रेसिव लोड को ले सकती है ना, बिल्डिंग के जो लोड इसके ऊपर पड़ता है उसको, उसकी अगर वाटर लॉग्ड सॉइल है, यानी वाटर लॉगिंग होती है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है लंबे समय के लिए, उस तरह की मिट्टी में अगर बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो इसका आंसर हमारे सामने है ड्रेनेज। इसकी पहले ड्रेनेज करनी पड़ेगी, पानी को निकालना पड़ेगा वहाँ से, फिर ही उसकी बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो सुधारी जा सकती है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। डेप्थ ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल में बी ascertained बाय, इस तरह का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसका ऑप्शन है मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेल। फॉर्म वर्क, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। फॉर्म वर्क इंक्लूड्स द प्रॉप्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम, इंक्लूडिंग द प्रॉप्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बीम ओनली आफ्टर। ये इस तरीके का सवाल पूछते हैं, ठीक है? कि फॉर्म वर्क जो है इसको बीम के साथ, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बीम्स, जो बीम बनते हैं ना ऊपर। फॉर्म वर्क आपको पता है, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपने देखा होगा वुडन फॉर्म वर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो शेप देते हैं इसको, ठीक है? शेप देने के लिए स्लैब के नीचे भी हम टेम्परेरी ये हमारे फॉर्म वर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जिसके अंदर, जिसके ऊपर कंक्रीटिंग होती है, वुडन होते हैं ये सब, और जब ये हमारी स्लैब बन जाती है उसके बाद इसको निकाल देते हैं। तो ये फॉर्म वर्क जो है, ये कह रहा है इसको कितने दिनों बाद रिमूव कर दिया जाता है इन केस ऑफ द बीम्स। तो बीम के केस में 14 दिन के बाद इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या करती है? ऑल द अबव, अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस भी इसके अंदर होते हैं। स्वेल करती है, ठीक है, एक्सेसिवली व्हेन वेट, श्रिंक एक्सेसिवली व्हेन ड्राई, ऑल द अबव। तो सेकंड सेक्शन में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मोटार यूज्ड इन द लोड बेयरिंग ब्रिक मैसनरी। लोड बेयरिंग ब्रिक मैसनरी में जो मोटार की कम से कम स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? तो 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है?
ये पाइल फाउंडेशन के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल्स कैन हैज़ अ कास्ट आयरन शू इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द हालो सिलेंड्रिकल स्टील केसिंग। द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक मैसनरी इन 1:6 सीमेंट मोटार इज। स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक मैसनरी, अगर 1:6 रेशो हम सीमेंट मोटार की इस्तेमाल करते हैं तो ब्रिक मैसनरी की कितनी ताकत होगी, तो उसकी ताकत होगी 50 टन पर मीटर स्क्वायर पे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पकड़ते जाइए और तैयारी करते जाइए, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से करेंगे तो आसानी से आपका पेपर जो है पास हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी थोड़ी बुक को भी आप ना बुक से भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। मैंने जो कोशिश थी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताने की, इस सब्जेक्ट के साथ आपको जोड़ने की, वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया हुआ है। ठीक है, तो यही है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको तैयारी करनी है। वेबसाइट से क्वेश्चंस पकड़ते जाइए अच्छे से और करते जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।